नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन। लास्ट जो क्लास पढ़ रहे थे हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जो पर डे 20 क्वेश्चन है उसमें आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे। पहले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि ये आपका पूछा गया है कि स्फिग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो जो आप ब्लड प्रेशर अपना नपवाते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीपी। बीपी को नापने के लिए क्या किया जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर, जिसको रक्तचाप कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना कि WHO के अनुसार अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति है उसका बीपी जो है वो कितना होना चाहिए, तो आप ध्यान रखना कि 80 टू 120 जिसका बीपी होता है उसको जो है क्या माना जाएगा, उसको स्वस्थ माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाएगा? उसको स्वस्थ माना जाएगा। और जिस व्यक्ति का बीपी जो है 80 से और 120 प्लस होगा तो वो क्या होगा? वो उच्च रक्तचाप की स्थिति में आ जाएगा। उच्च रक्तचाप की स्थिति में क्या होगा? आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में WHO ने एक आंकड़ा जारी भी किया था और उसमें बताया था कि भारत में 30 साल से आयु के लगभग 20% जो युवक हैं वो क्या है? उच्च रक्तचाप के जो है श्रेणी में आ गए हैं। भारत में बड़े स्तर पर जो है ये क्या है? उच्च रक्तचाप की बीमारी या बीपी हाई की बीमारी बढ़ रही है। दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? दरअसल ये बहुत चर्चा में रहा इस साल भी, और अब से नहीं, ये 2008 से चर्चा में है। तो इसमें पहले तो मैं आंसर बता देता हूं, आप आंसर है इसका सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखना कि 2008 में जो चीन में जो ओलंपिक खेल हुए थे, तो उन ओलंपिक खेलों में क्या किया गया था? जब शुरू के दिन उद्घाटन होना था तो उसी समय क्या हुआ? वहां पर बारिश का मौसम बन गया। तो चीन ने सबसे पहले 2008 में क्या किया? 2008 में चीन के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। अभी तुमने देखा भी होगा कि दुबई में बड़े स्तर पर जो है वो क्या हुई थी? बाढ़ आई थी। तो उसमें भी जो है उन्होंने कृत्रिम बादल बनाए थे जिसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया गया था, और बाद में वो इतने ज्यादा बादल बन गए कि वहां पर बाढ़ आ गई थी। तो ध्यान रखना, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा क्या किया जाता है? कृत्रिम वर्षा का जो है कृत्रिम वर्षा की जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना, अभी के 2023 में आप ध्यान रखना कि एक जगह है जिसका नाम क्या है? ऋषिकेश। 2023 में ऋषिकेश में भारत में क्या हुई थी? भारत में सर्वाधिक वर्षा हुई थी। ठीक, 2024 में आपका फिर वही अपना मासिन नाम जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहत ज्वार के संबंध में सही नहीं है? देखो, बृहत का मतलब है जो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो ऐसे करके जो ये समुद्र की जो लहरें होती हैं कुछ इस तरीके से आती हैं। तो जो समुद्र की लहरें होती हैं, इन समुद्र की लहरों में दो तरह के ज्वार आते हैं। तो इसमें एक होते हैं जिसमें कहा जाता है लघु ज्वार, और एक ज्वार होते हैं जिसको कहा जाता है क्या? जिसको कहा जाता है वृहत ज्वार। क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाएगा वृहत ज्वार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृहत ज्वार जो हैं वो कब आते हैं, तो आप बता देना कि वृहत ज्वार आपके जो एक तिथि होती है ना, सप्तमी, सप्तमी के दिन जो है वो आपके वृहत ज्वार आएंगे, और इसमें लहरें जो है वो क्या होंगी? ऊंची उठेगी। तो ये कह रहा है वृहत ज्वार के संबंध में जो है क्या सही नहीं है? तो ये कह रहा है कि क्या सबसे नीची होती है? तो ये बात तो गलत है। बात क्या है? सही बात सही ये है कि वृहत ज्वार में जो ज्वार होती है वो क्या होती है? सबसे ऊंची होती है। इसके अलावा ये भी बात सही है कि ये ज्वार अमावस्या के दिन आती है और ये ज्वार पूर्णिमा के दिनों में भी आती है। तो ध्यान रखना, वृहत ज्वार आपकी पूर्णिमा में आएगी और अमावस्या में आएगी। सप्तमी की अगर बात करें तो सप्तमी में आपकी जो है वो कौन सी वाली आएगी? सप्तमी में आपकी लघु ज्वार आएगी। तो आंसर क्या बना इसका? आंसर बना सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तो आप इसको ध्यान से रखना कि लघु ज्वार सप्तमी में आएंगी और वृहत ज्वार जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा वृहत ज्वार कब आएंगी, तो ध्यान रखना वृहत ज्वार आपकी अमावस्या, और कब? अमावस्या के अलावा आप ध्यान रखना पूर्णिमा, इन दिनों में जो है आपकी कहेंगे वृहत ज्वार आएंगे। ज्वार सबसे ज्यादा आपकी आती है कहां पर? जापान में। अगला एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए
कि बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत क्या है। मतलब कोई आदमी गांव में रह रहा है तो उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना है, ऋण लेना है। तो वो अगर ऋण लेगा तो उसके लिए एक अच्छा स्रोत क्या हो सकता है, वो किसी ऋणदाता से ले, नहीं, वो तो ज्यादा दर पे ऋण देगा उसको। किसी जमींदार से लेगा तो वही पुराना सिस्टम हो जाएगा कि उसकी जमीन को हड़प लिया जाएगा। दोस्त और रिश्तेदार से लेगा, ये भी नहीं है। तो वो क्या है कि जो 2011 में संविधान में जोड़ा गया था सहकारी समितियों को, तो सहकारी समितियों को इसीलिए जोड़ा गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ध्यान रखना कौन से, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो सहकारी समितियां क्या कर सके, किसानों को क्या दें, ऋण दे दें। इसलिए जो है इनको जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना सहकारी समितियां हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डेलीगेट। क्या है, इनके जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डेलीगेट। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा है कि ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो ज्वाला गुट्टा है वो किस खेल की खिलाड़ी है। ज्वाला गुट्टा की अगर बात करें तो ज्वाला गुट्टा आपकी कौन से खेल की खिलाड़ी है, बैडमिंटन की आपकी क्या है, खिलाड़ी है। ज्वाला गुट्टा किसकी खिलाड़ी है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इसके अलावा आप इनको ध्यान रखना कि इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ध्यान रखना क्या, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है, जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, चैंपियनशिप इसमें क्या है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा ध्यान रखना इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार भी इनको जो है मिला हुआ है। इस समय की अगर बात करें भारत की, तो हम बात कर रहे हैं 2024 की। तो 2024 में भारत की जो नंबर 1 टेनिस बैडमिंटन प्लेयर की अगर बात करें कौन है, तो आप बता देना कि पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है इस समय सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा, आपको समझना कि महिलाओं में सबसे ज्यादा जो जिसकी ब्रांड वैल्यू है, अगर वो कोई खिलाड़ी है तो उसका नाम क्या है, पीवी सिंधु है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल वायुव्रत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस से ठीक एक दिन पहले क्या मनाया जाता है, आपका सशस्त्र बल वायुव्रत दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना कि इसको 2017 से इसकी क्या है, शुरुआत हुई है। 2017 से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और इसमें जो है क्या है, जो हमारे देश के वायुव्रत व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से हम देखरेख कर सकते हैं, उनका किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। ध्यान रखना आपका कि 15 जनवरी मैंने आपको बताया, 15 जनवरी में क्या मनाया जाता है, आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा, थल सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुमने जो है जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसके समय का क्वेश्चन है कि 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो 1944 में जो कोहिमा की लड़ाई है वो किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा इसका भारतीय सेना तो इसमें शामिल नहीं थी, पर भारतीय सेना के कुछ कमांडर इसमें शामिल थे और वो जापान की सेना की तरफ से लड़ रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के निर्देशों के अनुसार वो लड़ रहे थे। तो शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच जो है ये क्या है, युद्ध लड़ा जा रहा था। देखो दोनों तरफ से भारत के लोग जो है लड़ाई में शामिल है। ब्रिटिश भारतीय सेना में भी भारतीय हैं कुछ, और जापानी सेना में जो कमांडर हैं वो भी भारतीय हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें ध्यान रखना कि ब्रिटिश भारतीय क्या हुए थे, ब्रिटिश भारतीय इसमें जीत गए थे और जापानी जो शाही जापानी सेना है वो क्या हो गई थी, हार गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान भी होगा कि 1944 के बाद जब यूएसए इसमें इंक्लूड हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में, तो यूएसए ने क्या किया था, जापान पर एक लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन जो है परमाणु बम किसके ऊपर गिरा दिए थे,
जापान के ऊपर गिरा दिए थे। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2020 में गो कैबिनेट स्थापित करने की घोषणा की थी? तो हम 2020 के करंट के क्वेश्चन को अगर देखें तो 2020 में यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये वाली घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और उस समय यहां के अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये घोषणा की गई थी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये वाली घोषणा की गई थी। इसमें हो क्या रहा था कि जो गाय हैं उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा और उनके लिए अस्पताल और उनके रखरखाव के लिए जो है बहुत ज्यादा सरकार जोर दे रही थी। उसके लिए ये योजना चर्चा में आई थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि कर ऐसी लेन देन पर लगाया जाता है जिसमें नकारात्मक परिमाण जैसे कि प्रदूषण होता है। तो दरअसल ये आंसर है इसका पेगोवियन। आप ये समझो कि ये कह रहा है पेगोवियन कर। ये पूछ रहा है कि पेगोवियन कर, पेगोवियन कर ऐसी लेन देन पर लगाया जाता है जिसमें कोई नकारात्मक परिणाम होता है जैसे प्रदूषण। मतलब ये है कि ये वाला कर किस पर लगाया जाएगा? जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी बाइक चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। अब क्या है कि वो जब अपना पॉल्यूशन कार्ड बनवाएगा तो उसमें जो टैक्स देगा वो जीएसटी नहीं होता, उसमें जो टैक्स देता है, उसमें जो टैक्स होगा उसको कहा जाता है क्या? पेगोवियन टैक्स कहा जाता है। इस तरह के टैक्स जो है, जो आपके प्रदूषण करने पर और इसके अलावा शोर करने पर जो टैक्स लगते हैं वो आपके पेगोवियन टैक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है? सारे टैक्स को खत्म करके एक जीएसटी टैक्स बनाया है। जीएसटी दिवस से आपको ध्यान रखना है, जीएसटी दिवस आपका कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस आपका कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका निधन दिसंबर 2020 में हो गया, वो कौन सी जो एक मसाला ब्रांड है जिसके मालिक थे? ये आपको पता भी होगा, हाल ही में सिंगापुर में भारत के जितने भी मसाले हैं और अमेरिका में सारे मसालों को, यूरोप में सारे मसालों को बैन कर दिया गया था। तो बाद में बताता हूं, पहले इसके बारे में बताता हूं। इसका नाम क्या है? एमडीएच। एमडीएच कंपनी का तुमने देखा भी होगा, टीवी में जो एड आता है तो वो बुजुर्ग से जो व्यक्ति है वो कौन थे? उनका नाम था धर्मपाल गुलाटी। उनका जो है निधन हो गया। अब इसमें मैं आपको करंट में बता दूं कि मसला क्या है कि हमारा जो जितना भी मसाला है उस मसाले में क्या है कि ऐसे रासायनिक पाए गए हैं, ऐसे रसायन पाए गए हैं जिनसे क्या होता है? जिनसे कैंसर होता है। जिनसे क्या होता है? कैंसर होता है। तो कैंसर कारक तत्वों की वजह से क्या कर दिया गया? भारत के मसालों को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है। ध्यान रखना। इसके अलावा पेपर में और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का मसाला राज्य किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मसाला राज्य किसको कहा जाएगा? केरल को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो मसाले हैं वो कहां पैदा होते हैं? केरल में पैदा होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों को दर्शाता है? दरअसल कन्नड़ भाषा में पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पहाड़ी को कहा जाता है मलनाद। मलनाद का मतलब होता है क्या? मलनाद का मतलब होता है ऊंचा क्षेत्र। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ऊंचा क्षेत्र। बुग्याल की अगर बात करें तो बुग्याल ये क्या है आपका? ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के घास के जो मैदान है, उत्तराखंड के घास के जो मैदान है, इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल। तराई की अगर बात करें तो वो क्षेत्र जो नदी के पास का क्षेत्र होता है, नदी के पास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। तो यहां पूछा था कर्नाटक के पठार के बारे में, तो कर्नाटक के पठार को क्या कहा जाएगा? कर्नाटक के पठार को कहा जाएगा साहब मलनाद। समझ में आ गया आपको? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आपसे पूछा जाए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो ये है। कौन? इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मारूफ रजा। मारूफ रजा के द्वारा ये लिखी गई थी और इसका हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? इकबाल चंद्र मल्होत्रा ने किया था। ठीक है,
कश्मीर के बारे में जो अनकही कहानियां हैं, जो दुनिया को नहीं पता, उस चीज को जो है इस पुस्तक ने क्या किया था, प्रदर्शित किया था। काफी चर्चा में रही थी ये वाली पुस्तक। अब ध्यान रखना कि कश्मीर में इस समय चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव पे नजर गड़ा के रखनी है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में वर्ष किस में कैद किया था? देखो ध्यान रखना, 1857 की जो क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में जो नेता बना दिया गया, नेता किसको बना दिया गया? बहादुर शाह जफर सेकंड को नेता बना दिया गया। उसके बाद उसको क्या किया गया? 1858 में क्या कर दिया गया? 1858 में उसका राजा का पद जो है, राजा का पद जो है वो क्या कर दिया गया? समाप्त, राजा का पद समाप्त कर दिया। उसके बाद इसको जो है क्या कर दिया? म्यांमार की एक रंगून जेल है, म्यांमार की रंगून जेल में क्या कर दिया? डाल दिया। और इसमें ध्यान रखना, रंगून जेल में डालने के बाद यहां ध्यान रखना कि इसकी जो है क्या हो गई? वहां पर मृत्यु हो गई। और कई बार ये भी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा राजा जिसकी मृत्यु जेल में हुई और भारत से बाहर हुई, तो ध्यान रखना वो कौन है? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और ये क्या था? ये एक शायर था, और ये जो है क्या करता था? जफर नाम से शायरी करता था। और इसके मित्रों में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे बड़े शायर का नाम बताइए, तो आपको पता होगा कि आगरा घराने के सबसे बड़े शायर कौन है? बताओ जरा कमेंट में। बहुत फेमस शायर है, हर आदमी उनका नाम जानता ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ईएजी वाले राज्यों में शामिल नहीं है? ईएजी एम्पावर्ड क्या होता है, पहले तो आप समझ लो इसको। ईएजी वाले जो राज्य हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जो ईएजी की श्रेणी में आते हैं। 8 राज्यों का मतलब क्या है कि ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। उन राज्यों को रखा जाता है एम्पवर्ड एक्शन ग्रुप की श्रेणी में। तो राजस्थान भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य जो है वो इसमें है। और आपका पंजाब राज्य जो है वो ईएजी राज्यों की श्रेणी में नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ईएजी वाले राज्यों में शामिल कौन नहीं है? पंजाब नहीं है। पंजाब का ध्यान रखना, पंजाब 1966 में हरियाणा से अलग हुआ था। और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी चंडीगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का राजवंश क्या है, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुड़ खा तसले में। इसमें जितने भी राजवंश आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं? दिल्ली राजवंश में आएंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, ये क्या है आपका? गुलाम वंश। और ये आ गया आपका कौन सा? खिलजी वंश। फिर आ गया आपका कौन सा? तुगलक वंश। इसके बाद आ गया आपका सैयद वंश, और एक आ गया आपका लोधी वंश। अब इनमें से छांटो तो आपका लोधी भी है, गुलाम भी है और खिलजी भी है, पर सूरवंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का नहीं है। सूरवंश आपका जो है वो कब का है? जब आपका मुगल काल आएगा। उस मुगल काल में आपको ध्यान होगा कि पहले आएगा बाबर, और बाबर के बाद आएगा आपका हुमायूं, और हुमायूं के बाद जो एक एरा आएगा जिसमें 10-12 साल तक एक नया राज सिंहासन जो है स्थापित करेगा शेरशाह सूरी, उस वंश का नाम क्या है? सूरवंश है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उभयलिंगी व्यक्ति। उभयलिंगी व्यक्ति का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? ट्रांसजेंडर का है। ठीक है, कैसा है? ट्रांसजेंडर का है। उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? इसको हमने 10 जनवरी ध्यान रखना, 10 जनवरी 2020 में क्या किया? लागू किया। इसमें क्या है? इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है? ट्रांसजेंडर है। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है तो उसकी जो है क्या है? पहचान
छिपाई नहीं जाएगी। ध्यान रखना, उसकी पहचान छिपाई नहीं जाएगी। ये इसमें क्या है, बदलाव किया गया था। इसमें एक बदलाव और किया गया था। एक बदलाव इसमें यह किया गया था कि अगर कोई क्या है, पुरुष है और वो अपना जो है क्या कर रहा है, उसने अपना जेंडर जो है वो क्या कर लिया साहब, उसने अपना जेंडर बदल लिया। तो जेंडर बदलने के बाद अगर वो महिला है तो उस कंडीशन में उसको जो है महिला की श्रेणी में ही रखा जाएगा, पुरुष की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये इस अधिनियम में क्या किए गए थे, बदलाव किए गए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो 2012 में क्या किया गया था, 2012 में जो लद्दाख के बौद्ध गान थे उनको क्या किया गया था, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। इसकी बात करें तो अब ध्यान रखना कि 2024 में हमारे जो यूनेस्को के आपके वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है हमारी, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या क्या है, 42 है। और 42वां जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी शामिल की गई है वो कौन से राज्य की है, तो वो आपकी असम राज्य के जो कब्रिस्तान है, असम राज्य के क्या है, एक कब्रिस्तान है, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 में क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। देखो क्या था, संविधान का जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 102, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 के द्वारा क्या कर दिया गया था, जो आपका ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें क्या कर दिए गए थे, बदलाव कर दिए गए थे। इसमें आपके आर्टिकल 338 बी और 340 में क्या किया गया था, बदलाव किया गया था। आपको ये ध्यान रखना। अगला एक है कि मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जैसे जानवरों की खुर, आदमी के बाल, इसके अलावा जो ऊपरी स्किन है ये किसके द्वारा बनती है, तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा, केराटिन के द्वारा जो है क्या होती है, बनती है। केराटिन एक प्रकार का क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कितने प्रकार, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। शरीर को टोटल 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 शरीर अपने आप बनाता है और 10 हमें भोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी विनिमय 1973 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। वो ये पूछना चाह रहा है कि सबसे पहला वाला जो फेरा अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो जब हम आजाद हुए थे, आजादी के समय ये कह दिया था कि हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करेगा, हमारे जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा होगी उन मुद्राओं को क्या करेगा, ये बदल देगा। उन मुद्राओं को बदलने का काम जो है वो बदलने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है। आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन है आपने पढ़े होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलेंगे। एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।